हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी और शर्मा जी पर। तो जैसे कि आपने वीडियो के इंट्रो में देख ही लिया होगा कि हम आपको इस पूरे वीडियो में नेपाल के बारे में बताने वाले हैं। नेपाल जो कि एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश में आप जब भी जाएंगे तो आपको खूबसूरती का इतना खूबसूरत नज़ारा देखने मिलेगा कि आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। तो इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप नेपाल कैसे जा सकते हैं। वैसे तो नेपाल में बहुत सारा जगह घूमने का है, लेकिन एक बार में तो सारा जगह घूमना पॉसिबल नहीं है। तो हम नेपाल के काठमांडू जा रहे हैं। जो काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने खूबसूरत से नेपाल काठमांडू की जर्नी को। तो दोस्तों, आप अगर नेपाल जाते हैं तो नेपाल जाने के बहुत सारे रूट हैं। आप बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एयर भी नेपाल काठमांडू जा सकते हैं। अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे इंडिया में, वहाँ से डायरेक्ट काठमांडू के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन पहाड़ों में ट्रैवल करने का असली मज़ा या तो बाइक से है या तो फिर बाई रोड जाइए। तो हमने अपनी जर्नी बाई ट्रेन डिसाइड की कि हम पहले ट्रेन से बॉर्डर पे जाएंगे और बॉर्डर से फिर बाई बस या फिर जो रोड से उपलब्ध जो भी साधन हो हम उससे जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट हम ये बोकारो से डायरेक्ट ट्रेन भी है, लेकिन उसकी जर्नी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है। वैसे अगर आप बोकारो से डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो बोकारो से गोरखपुर के लिए डायरेक्ट यहाँ से शाम 8 बजे ट्रेन है, जिससे आप बोकारो से डायरेक्ट गोरखपुर जा सकते हैं। गोरखपुर से फिर सुनौली बॉर्डर आता है, जो कि लमसम वहाँ से 180 से 200 किलोमीटर का दूरी पे है। तो आप वहाँ से पहले सुनौली बॉर्डर जाएंगे, फिर सुनौली बॉर्डर से फिर आपको काठमांडू के लिए बस या सूमो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स अगर आप करना चाहें तो वहीं से मिलेगी। तो सुनौली से काठमांडू का पूरा डिस्टेंस लगभग 260 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं बोकारो से, तो बाई बस की भी सुविधा उपलब्ध है। बोकारो से पहले आप सिलीगुड़ी जाइए, फिर सिलीगुड़ी से काकड़विटा जो है वो आपका बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का। फिर काकड़विटा से काठमांडू के लिए आप वहाँ से फिर बस पकड़ सकते हैं, जिसकी पूरी डिस्टेंस लगभग 500 से 600 किलोमीटर के आसपास आती है। तो हमने जो रूट अपना जो चुना है वो आसनसोल से चुना है, बीरगंज होते हुए काठमांडू का। तो हमारी जो ट्रेन है वो है मिथिला एक्सप्रेस, जो कि ट्रेन नंबर है 13021, जिसका टाइमिंग है आसनसोल से 8 बजे शाम में। तो हमने नया मोड़ से पहले बस पकड़ा, फिर बस पकड़ के हम धनबाद के रास्ते होते हुए आसनसोल पहुँचे। फिर आसनसोल में हमारी ट्रेन थी 8 बजे के आसपास, और वो आपको रक्सौल बॉर्डर उतारती है सुबह के 9:15 पे। तो जैसे आप वहाँ उतरेंगे तो आप वहाँ से डायरेक्ट फिर बीरगंज जा सकते हैं। तो आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहें, हम आपको और भी बताएंगे कि कैसे कैसे आप किस किन रूटों से जा सकते हैं। अभी हम पहुँचे धनबाद।
बोकारो से जो आसनसोल की दूरी है वो कुल 110 किलोमीटर की है। तो हमने बस नया मोड़ बोकारो से पकड़ा था बस स्टैंड से। तो हमारी बस सुबह दोपहर 1:30 बजे थी। तो ये आपको आसनसोल जो है वो 4:45 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक वो पहुंचा देगी। तो जैसे आप आसनसोल पहुंचेंगे तो आसनसोल से कुछ ही दूर पर रेलवे स्टेशन है। तो बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास है, 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो आप चाहे तो पैदल भी ट्रैवल कर सकते हैं या फिर ऑटो से भी जा सकते हैं। तो हमारे पास लगेज था और मीठी भी थी, तो हमने वहाँ से फिर ऑटो प्रेफर किया। तो हम वहाँ से ऑटो गए। तो ऑटो का खर्चा लमसम वहाँ पे 50 रुपये लेता है आपको। 50 रुपये में आपको ऑटो से स्टेशन वो ड्रॉप कर देगा। फिर जैसे हम स्टेशन गए तो स्टेशन में हमने पता किया कि हमारी ट्रेन जो है मिथिला एक्सप्रेस वो कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो शर्मा जी गए थे पूछने के लिए। तो उधर काउंटर से बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन आएगी। तो फिर हम अपने प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़े। शाम हो गई थी और हमें हल्की हल्की भूख भी लग रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम वहीं पे कुछ खा लेंगे। तो IRCTC का रेस्टोरेंट वहीं पे है। तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी खाने के लिए। तो हमारा और शर्मा जी दोनों का फेवरेट है बिरयानी। तो हमने वहाँ पे बिरयानी ऑर्डर किया और हम वहाँ पे बिरयानी खाए और बिरयानी खा के फिर हम निकल चले अपने प्लेटफॉर्म की ओर। तो हमारी जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली थी। फिर हम निकले प्लेटफॉर्म की ओर। मीठी बाय, मीठी बाय बाय। देख लिए, हाँ चलिए।
फिर ट्रेन आई, ट्रेन पर फिर हम बैठे। तो हमने तो खाना पहले ही खा लिया था। तो ट्रेन में हम गए, हमने अपनी सीट ली, सीट लेके फिर कुछ देर के बाद फिर हम सो गए, क्योंकि फिर हम लोग बोकारो से आसनसोल गए थे और दिन भर पैकिंग में भी हमारा बहुत थकावट हो गया था। खैर जर्नी में तो थकावट हो ही जाता है। तो हम लोग जैसे ट्रेन आई, ट्रेन पे बैठे और फिर कुछ देर के बाद फिर हम सो गए। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन जो है वो 9 बजे के आसपास रक्सौल पहुंची। इस बीच में आपको बिहार आएगा, बिहार में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली देखने के लिए मिलेगी। और ये मीठी ट्रेन में खेल रही थी, वो अपना बर्थ भूल गई है कि उसके पापा कहाँ हैं, कौन से बर्थ में। तो मीठी ढूंढ रही है कि पापा कहाँ हैं, इस बर्थ से उस बर्थ। देखते हैं ढूंढ पाती है कि नहीं। ये लेकिन फुल और मस्ती में रहती है, चार्ज रहती है हमेशा। और इसने ढूंढ लिया। पूरा खोज रही है, देखो आगे है क्या? चल। फिर हम कुछ देर के बाद पहुंच गए रक्सौल। रक्सौल एक बॉर्डर है, इसके चलते मतलब उतना बड़ा क्षेत्र, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सुबह सुबह हम पहुंचे रक्सौल। आप रक्सौल आएंगे तो आपको यहाँ पे जैसे स्टेशन पे उतरेंगे तो आपको बॉर्डर पे जाने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ, टमटम, घोड़ा गाड़ी जिसे बोलते हैं, रिक्शा मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपने कैश कैरी नहीं किया है तो रक्सौल में ही एटीएम से कैश विड्रॉल कर लें, क्योंकि बहुत सारे एटीएम में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन अगर डेबिट कार्ड है तो आप अगर बैंक से इनेबल करके रखे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो ही होगा, नहीं करा के रखे तो नहीं होगा। क्योंकि मैं एक बार पिछले बार जब नेपाल गया था तो इस चक्कर में फंस चुका हूँ। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जैसे आप स्टेशन पे आएंगे, स्टेशन के बाहर ही एटीएम है, एटीएम से आप अपना कैश जितना हो सके विड्रॉल कर लें। तो वहाँ से तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। बॉर्डर पे जाने के लिए रिक्शा था, टोटो था, लेकिन रिक्शा और टोटो वो आपको बॉर्डर पूरा पार नहीं करवाएगा, वो आपको बॉर्डर के इस पार ही रखेगा, आपको खुद से फिर बॉर्डर पार करना पड़ेगा। लेकिन जो टमटम है, घोड़ा गाड़ी है, ये आपको बॉर्डर पार करवा देगी और आपको जहाँ से बस या फिर जहाँ से भी सूमो वगैरह मिलती है वहाँ पे जाके आपको ये ड्रॉप कर देगी। इसका कुल जो भाड़ा होता है वो 100 रुपये के आसपास का होता है। तो आप ज़्यादा नहीं दें, 80 से 100 रुपये के आसपास ये भाड़ा लेंगे, ठीक है। और वो आपको वहाँ तक छोड़ देंगे। जैसे आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे, स्टेशन से जैसे निकलेंगे आगे बॉर्डर की ओर, तो कुछ दूर जाते ही आपको वहाँ पे मनी एक्सचेंज के बहुत सारे काउंटर्स देखने मिलेंगे। तो वहाँ पे आप अपना मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो मनी जो है अपना एक्सचेंज अगर इंडिया में रहते ही करवा लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बॉर्डर पे जाके फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मनी जो पैसे का वैल्यू है वो 1000 रुपये का आपको 1600 रुपये मिलेगा, मतलब 1 रुपये का 1.6। तो अगर आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स आपको मिलेंगे मनी एक्सचेंज के, तो आप यहाँ से अपना मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। मनी एक्सचेंज मेरे हिसाब से बॉर्डर पे ही करवा ले तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जैसे नेपाल में अंदर जाएंगे तो कहीं कहीं पे इसका वैल्यू कम मिलता है, कहीं कहीं पे इंडियन करेंसी नहीं भी चलती है। वैसे तो चलती है हर जगह, लेकिन अगर किसी छोटे छोटे दुकानों पे इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
तो इसके लिए आप अगर अपना करेंसी यहीं पे चेंज करवा लें तो बढ़िया है। तो फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और ये रहा हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर। अगर आप टोटो से या फिर रिक्शा से आते हैं तो आपको यहीं पे ड्रॉप कर देगा, लेकिन अगर आप टमटम घोड़ा गाड़ी से अगर आते हैं तो वो आपको जहाँ पे आपकी बस या फिर जहाँ पे सूमो वगैरह मिलती है वहाँ पे ये जाके ड्रॉप करेंगे। तो आप टमटम से जा सकते हैं। ये मैं मीठी के साथ गया था तो वो उसका ये पहला एक्सपीरियंस था घोड़ा गाड़ी का। वो इससे पहले घोड़ा तो टीवी में देखी थी, तो पहली बार देखी घोड़ा, तो हमने डिसाइड किया कि हम टमटम से ही जाएंगे। तो फिर हम यहाँ से टमटम से फिर अपना स्टैंड जो है जहाँ पे आप काठमांडू के लिए बस या सूमो पकड़ेंगे वहाँ निकले। आपको यहाँ से बस की फैसिलिटी रात में प्रोवाइड होगी, दिन में आपको टाटा सूमो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स ही आपको यहाँ से मिलेगी बीरगंज से, नहीं तो फिर आपको बस जो है वो अधिकतर रात में ही चलती है। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स से जाते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स मतलब बाइक से या अपने कार से जाते हैं, तो आप याद रखें आप जैसे बॉर्डर क्रॉस करेंगे आपको वहाँ पे एक परमिट लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं भंसार, नेपाल में उसे भंसार बोलते हैं। तो ये रहा भंसार का ऑफिस। यहाँ पे आप जो है अपना बाइक का कार का भंसार कटवा सकते हैं। अगर आप बिना भंसार के नेपाल में एंट्री करते हैं और वहाँ की पुलिस अगर आपको पकड़ लेती है तो आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, पर डे के हिसाब से यहाँ पे परमिट आपको मिलता है। तो वहाँ पे सारा रेट प्राइस लिस्ट वहाँ पे टंगा रहता है, आप उस हिसाब से अपना भंसार कटवा लें। तो अगर आप एसी कैब करते हैं तो उसका लगभग 1500 रुपये NPR आपको पे करना होगा। तो हमने एसी कैब ही किया था तो हमें 2 जन का 3000 NPR पे करना पड़ेगा। NPR मतलब नेपाली करेंसी। और अगर आप नॉन एसी कैब करते हैं तो आपको 1000 रुपये नेपाली करेंसी में लगेगा। इसे आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे बीरगंज के कुछ दूर के बाद से पहाड़ी इलाका चालू हो जाएगा। तो हमने एसी कैब इसलिए बुक किया क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब भी है और धूल डस्ट ज़्यादा उड़ता है, तो हमने प्रेफर एसी कैब ही किया, जो कि ठीक था। तो जैसे आप थोड़ा आगे पहुंचेंगे तो बीच बीच में आपको नाश्ता खाने के लिए कैब आपकी रुकेगी। तो यहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, वेज नॉन वेज। खासकर नॉन वेज वालों के लिए तो ये हेवन है। आप यहाँ पे नॉन वेज का बहुत सारा वैरायटीज़ देख सकते हैं। आपको यहाँ पे रोस्टेड चिकन, मटन, फिश सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। वेज आइटम भी उपलब्ध है, वेज आइटम भी आप यहाँ पे लेके खा सकते हैं। और अगर कोई ड्रिंक के शौकीन है तो यहाँ नेपाल में जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे आपको हर छोटे छोटे होटल्स में ड्रिंक की फैसिलिटी है। यहाँ पे कोई उतना रोक टोक नहीं है, आप कहीं पे ड्रिंक कर सकते हैं। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास जो नॉर्मल आईडी है वो होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। बॉर्डर पे आमतौर पे चेकिंग्स तो नहीं होती, लेकिन अगर चेकिंग होती है तो आपको ये आईडी कार्ड दिखानी होती, तभी आप बॉर्डर पार करके नेपाल में एंट्री कर सकते हो। तो अपने पास कोई भी एक आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल ज़रूर रख लें अपने पास।
बहुत से लोग पूछते हैं कि नेपाल कौन से सीज़न में जाना सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आप नेपाल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो अक्टूबर से मार्च ये जो सीज़न है ये सबसे परफेक्ट सीज़न होता है नेपाल जाने का। इस दौरान मौसम भी कूल रहता है, स्काई क्लियर रहती है और पहाड़ों का व्यू एकदम ब्रेथ टेकिंग होता है। आप सारे पहाड़ को आराम से अच्छे से क्लियरली देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से जब भी आप नेपाल ट्रिप प्लान करो तो अक्टूबर से मार्च के बीच में ही प्लान करना। और अगर आपको क्राउड से थोड़ा दूर रहना है, पीसफुल जगह चाहिए, तो आप अप्रैल से जून तक ट्राई कर सकते हो। इस दौरान आपको सारा कुछ वहाँ पे सस्ता भी मिलता है, बजट में भी मिलता है। और मानसून के मौसम में तो पहाड़ों को अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि उस समय तो बहुत बारिश होती है, इसीलिए मानसून के समय जैसे जुलाई अगस्त इस सब में नहीं जाना चाहिए। और दिसंबर में, जनवरी में इस सब में बहुत ठंड रहती है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर पसंद करते हो तो आप दिसंबर में भी जा सकते हो। लेकिन अगर बेस्ट सीज़न बोला जाए जाने का तो वो अक्टूबर से मार्च तक है। आप जैसे जैसे पहाड़ों में ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको नज़ारा तो बहुत सुंदर मिलेगा ही, लेकिन धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती रहेगी। तो आप किसी भी सीज़न में जाएं, अपने पास ठंड के कपड़े ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि आपको पहाड़ों में तो ठंड ज़रूर से ज़रूर लगेगी। लेकिन अगर आप काठमांडू जाते हैं तो हो सकता है और ठंड ना लगे, लेकिन पहाड़ों में ज़रूर ठंड लगेगी आपको। और यहाँ के जो रोड है वो रोड बहुत ही ख़तरनाक है दोस्तों। आप जैसे जैसे पहाड़ों में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे आपको रोड हर जगह कहीं ना कहीं ख़राब मिलेगा ही मिलेगा। एक जगह तो ऐसा आया कि हमें गाड़ी से उतरना पड़ा रोड को क्रॉस करने के लिए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे क्या हुआ कि रोड पे ही पूरा पानी बह रहा था, फिर सारे लोग हम लोग गाड़ी से उतरे, उतरने के बाद फिर गाड़ी पार हुई, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी पर बैठे। तो शर्मा जी को नींद आ रही थी तो वो गाड़ी में ही सोई हुई थी, तो वो गाड़ी से नहीं उतरी, लेकिन हम लोग सारे लोग गाड़ी से उतर चुके थे। नज़ारा तो खैर बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन रोड आप जब भी जाएंगे तो रोड आपको वहाँ पे एनी टाइम कहीं ना कहीं ख़राब मिलेगा ही मिलेगा। तो रोड के ट्रिप में तो थोड़ी मोड़ी ये दिक्कतें आती रहती हैं। आप किसी भी पहाड़ी इलाका में जाएं, रोड की प्रॉब्लम हर जगह रहती है। दोस्तों जैसे आप नेपाल में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपका मोबाइल का जो नेटवर्क है वो चला जाएगा। इंडिया का कोई भी सिम जो है वो नेपाल में जाके काम नहीं करता है। तो वहाँ नेपाल में आसानी से आपको सिम मिल जाती है। आप सिम कार्ड बॉर्डर पे भी ले सकते हैं, रास्ते में भी कहीं से ले सकते हैं, या फिर आप काठमांडू पहुँच के भी ले सकते हैं सिम। लेकिन ले लेंगे तो उससे कम्युनिकेशन करने में बहुत आसानी होगी। नेपाल में जनरली दो कंपनीज चलती हैं, एक एनसेल और एक एनटीसी। तो एनसेल का नेटवर्क पहाड़ों में अच्छा रहता है, तो मैंने तो एनसेल का ही सिम लिया था, जो कि मुझे लगभग 500 रुपये नेपाली में मिला था, जिसमें से कि मुझे अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड इंटरनेट मिला था। इंटरनेट की स्पीड उतनी तो नहीं थी, लेकिन काम ठीक ठाक चल जा रही थी। तो आप जैसे नेपाल में जाएं, आप नेपाल में सबसे पहला काम जो है वो सिम कार्ड लेने का करें।
सिम कार्ड लेने के लिए आपको कोई एक आईडी ज़रूरी है वहाँ पे देना, जिसमें कि आपका फ़ोटो और रेसिडेंस प्रूफ दोनों साथ में रहे, जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से भी आप सिम कार्ड ले सकते हैं। तो मैंने तो एयरसेल का लिया था। एयरसेल का क्या है कि नेटवर्क वहाँ पे सही है, तो आप भी चाहे तो एयरसेल का भी ले सकते हैं या फिर एनटीसी का भी ले सकते हैं। हमें काठमांडू पहुँचते पहुँचते लगभग शाम के 5 बज चुके थे। हमने बीरगंज में जो कैब बुक किया था वो हमने 11 साढ़े 11 बजे के आसपास किया था, लेकिन कैब कहीं कहीं पैसेंजर्स के लिए रुकती है, तो हमें बीरगंज से निकलते निकलते ही 1 बज गया था। तो लमसम हमें 5-6 घंटे लग गए काठमांडू पहुँचते पहुँचते। जैसे आप काठमांडू पहुँचेंगे, सॉल्टी मोड़ या फिर त्रिपुरेश्वर एरिया में आपको वो ड्रॉप करेगी। तो अगर डिपेंड करता है आपका ट्रैफिक के ऊपर, तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा थी तो हमारी कैब ने हमें साटो बाटो नाम के जगह पे उतारा, जहाँ से फिर हमने कैब बुक किया और कैब बुक करके फिर हम अपने होटल की ओर निकल चले जहाँ हमने होटल बुक किया था। तो एक बात का ध्यान रखें, जैसे आप काठमांडू पहुँचने वाले होते हैं उससे पहले आप एक सिम ले लें, और सिम लेने के बाद एक ऐप है वहाँ पे पठाओ ऐप, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे हमारे इंडिया में ऊबर ओला ये सब चलती है, तो वहाँ पे पठाओ ऐप है जो रीज़नेबल रेट पे आपको टैक्सी से जहाँ आपको जाना है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगी। ऐसे क्या है कि अगर आप वहाँ नॉर्मली टैक्सी लेते हैं तो वो आपसे 2 गुना 4 गुना फेयर वहाँ पे लेती है। तो जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं काठमांडू, तो आप सिम लें और सिम लेने के बाद पठाओ ऐप ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आप बोकारो झारखंड से नेपाल के काठमांडू तक कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सा रास्ता सबसे आसान है, कहां कहां से कैब या बस मिलती है, और सफ़र के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, अपने पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट ज़रूर रखें। नेटवर्क के लिए सिम कार्ड ज़रूर खरीद लें और कोशिश करें कि यात्रा दिन का करें ताकि सुखद और आरामदायक रहे। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे काठमांडू में कौन कौन सी जगहें घूमने लायक हैं, सस्ते और अच्छे होटल कहाँ मिलेंगे, और नेपाल में क्या खाएं, कहाँ शॉपिंग करें। सब कुछ डिटेल्स में आपको हम अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।